इस डील को आंकड़ों से अगर हटकर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे आपके हिसाब से क्या है? मैं समझता हूँ कि जो करीब 20 साल से हम लोगों की बातचीत चल रही थी, उसको इस समय अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा बना कि यूरोप और भारत ने दोनों ने अपने को अमेरिका और चीन के एक तरीके से पिंसर मूवमेंट के बीच में पाया। एक तरफ से टैरिफ्स और दूसरी तरफ से नई टेक्नोलॉजी और एक ऐसी इच्छा कि विश्व की सबसे पहली अ, आर्थिक बनने वाली व्यवस्था। तो ऐसे में बहुत आवश्यक था कि यूरोप के लिए ज़रूरी था कि भारत जैसे देश के साथ में जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, नए-नए तेज़ी से यहाँ प्रगति हो रही है, उनके साथ मिला जाए। और उन्होंने भी हाल में देखा है कि कनाडा ने जो चीन के साथ में एग्रीमेंट किया, उसपे अमेरिका ने कहा 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से चीन के साथ में वो बैलेंस भी हो गया। भारत के लिए भी आवश्यक है, हमने आरसेप छोड़ दिया था, ये सोच के कि उसमें जो है हमारा नुकसान होना है, और अब यूरोप के साथ में कर लिया है हमने, यूके के साथ में कर लिया है, एफ्टा के साथ में कर लिया है। तो मेरे ख्याल से अब हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे के लिए। अगर अमेरिका के साथ में भी और जो आरसेप के साथ में एशिया के देशों के साथ में हम अपने आगे डील बनाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो मैं समझूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि जहाँ एक अमेरिका के राष्ट्रपति चल रहे हैं इसमें टैरिफ्स बढ़ाने के चक्कर में, भारत, यूरोप और कई देश जो हैं वो चल रहे हैं कि टैरिफ्स कैसे कम किए जाएँ। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा और यही वजह है कि जिस टैरिफ को एक हथियार के तौर पर, ट्रेड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, वहां पे हम लोगों ने साझेदार की बड़ी मिसाल दी। इस पर आगे मैं चर्चा करूंगा आप सही मेहमानों से, लेकिन मैं हरदीप सिंह बरार साहब आपके पास में आऊंगा एक सवाल लेकर के। ऑटो सेक्टर एक बड़ा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव सेक्टर था जिसको लेकर कई दौर की बातचीत हुई, बहुत हर कोई अपना इंटरेस्ट छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो इस डील को ऑटो सेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कैसे देख रहे हैं, भारत का ऑटो सेक्टर की तस्वीर कैसे बदल जाएगी डील लागू होने के बाद? बहुत ही जो फैसला लिया है बहुत ही बैलेंस्ड फैसला है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लोकल डोमेस्टिक मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप ओपन अप करते हैं इस मार्केट को, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि नंबर 1 इसमें एक कोटा है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड गाड़ियां आएंगी। दूसरा चीज इसमें ये है कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो टैक्स है वो कम होगा। जैसे आज के दिन में $40,000 से ऊपर 110% का इम्पोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है, वो 2027 में मेरे ख्याल से 40% आ जाएगा। फिर अगले 5 साल में वो तकरीबन 10% पे आएगा। तो इससे ये नहीं है कि सडनली अपने ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। और इससे जो गाड़ियां हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो लग्जरी कार्स हैं, वो हम जो कुछ गाड़ियां नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि वो 110% ड्यूटी के बाद बहुत महंगी हो जाती हैं, और कुछ कस्टमर्स हैं जो उनको फील करना चाहते हैं, उनको ड्राइव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मौका रहेगा। जब ड्यूटी 40% हो जाएगी तो उन गाड़ियों के ऊपर 70% ड्यूटी कम हो जाएगी, तो गाड़ियां बहुत अफोर्डेबल हो जाएंगी। बट ओवरऑल जो मार्केट है, जो गाड़ियां यहाँ पे बन रही है, उनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जितना भी इम्पैक्ट है वो 2027 के बाद ही आएगा। 2027 के बाद ही इम्पैक्ट आएगा, जब यहाँ पे ट्रेड डील अमल में आ जाएगी, उसको लागू हो जाएगा। लेकिन जो महंगी गाड़ियाँ जहाँ पे 110% की ड्यूटी लगती है, वो गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ती होंगी जब आएंगी। लोग जो इसको फील करना चाहते हैं उनको आधे से भी कम कीमत पर गाड़ियाँ यहाँ पे मिल पाएगी, ये आपका कहना है। अजय श्रीवास्तव सर, आपने चूंकि इस डील में जब आप सरकार में थे तब भी लंबे समय तक इस डील से जुड़ी हुई चर्चाओं में शामिल रहे हैं, अब डील की फाइनल तस्वीर निकल के सामने आई है। खासतौर से मैं ऑटो सेक्टर को लेकर के बात करूँ, जो अभी हरदीप जी ने कहा भी कि ये आगे चलकर जब डील लागू होगी तो महंगी गाड़ियां सस्ती होंगी, ये कितनी संभावना आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि पहले से भी अलग अलग सेगमेंट के सीकेडी एसकेडी के तहत ड्यूटी पहले से भी काफी कम है। तो 2-3 बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि आज भी हमारे यहाँ यूरोप से गाड़ियां आ रही हैं, और वो गाड़ियां पूरी ड्यूटी देकर नहीं आ रही। वो जो कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में ड्यूटी केवल इंडिया में 15% है, और सेमी नॉकडाउन में 30% है। तो जो BMW, मर्सिडीज बहुत सारी आ रही हैं, ये हम कम ड्यूटी में ला रहे हैं। मुझे लगता है इनमें से काफ़ी चीज़ें अब सीकेडी एसकेडी में आना बंद हो जाएंगी, और डील में जो 10% टैरिफ है उसमें आना शुरू होंगी। बट उसके लिए तो 6-7 साल का टाइम है, अभी तो शुरू होने में ही एग्रीमेंट 1 साल से अधिक लगेगा।
और उसके बाद में ड्यूटी ग्रेजुअली कट होगी। तो मुझे लगता है कि जो लोगों का एप्रीहेंशन कि एकदम से इम्पोर्ट ऑटोमोबाइल का बहुत बढ़ जाएगा, मुझे आज ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है बहुत कुछ जो ये सीकेडी एसकेडी में आ रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा मेन सीबीयू, मतलब कंप्लीटली बिल्ड कार्स में। जो तो इंडिया में जो हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी होती थी वो बंद हो जाएगी और फुल कारें आने लगेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं आपके सवाल पे जरा आपने जवाब दिया उस पर जरा हरदीप जी का कमेंट। हरदीप जी, ये जो सीकेडी एसकेडी वाली गाड़ियां हैं, यानी इसको आम बोलचाल की भाषा में दर्शकों को बता दूं कि गाड़ियां एक साथ बन कर नहीं आती हैं, अलग अलग टुकड़ों में हर पार्ट्स आते हैं और यहाँ पर आकर असेंबल कर लिए जाते हैं। उसको कहा जाता है सीकेडी एसकेडी कैटेगरी में डाला जाता है। तो अभी उस कैटेगरी में जो आती है उस पर ड्यूटी कम लगती है। अब चूंकि बनी बनाई गाड़ियों पर ड्यूटी कम हो जाएगी, तो जो सीकेडी एसकेडी वाली गाड़ियां हैं, असेंबलिंग का जो काम होता था वो क्या बंद हो जाएगा क्या, जब ये डील पूरी तरह से लागू हो जाएगी तब? हरदीप जी। अभी मुझे अगले 4-5 साल में तो ये नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ज्यादातर गाड़ियां अभी 15% ड्यूटी के ऊपर हैं, जो कि आपने बोला कि सीकेडी जिसको हम कम्प्लीटली नॉकडाउन या पार्ट बाय पार्ट भी बोलते हैं, तो अगर ये 40% से शुरू हो रहा है तो फिर भी उस गाड़ियों का जो डिफरेंशियल है 25% रहेगा। वो आपका जाके 5वें साल में जब 10% हो जाएगा और उस समय तक अगर सीकेडी 15% भी है, तो उसमें इतना डिफरेंशियल नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज, जब आप कंपोनेंट्स को इंडिया में प्रोक्योर करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स इंडिया में है, मेरे ख्याल से वो यूरोप कभी भी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी जो लेबर कॉस्ट है, ओवरऑल उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत महंगा है। तो अगर आप बाहर से पार्ट लेके आ रहे हो और फिर कहेंगे कि हम 10% ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन अगर आपकी कंपोनेंट कॉस्ट ही इंडिया के अंदर जो है 50 से 60% है, तो आप लगा लीजिए कि फिर भी मेरे ख्याल से जो गाड़ियां यहाँ पे बन रही उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो नई गाड़ियां प्लान कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की, कोई नई गाड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें बजाय कि आप लोकल उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्लान करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उस केस में आप जब उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा, ना कि जो ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रही है। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि प्रोक्योरमेंट यहीं से करते हैं, वहाँ असेंबल करते हैं। प्रोक्योरमेंट जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ सस्ता ही मिलेगा, लेबर कॉस्ट जाहिर तौर पे यहाँ पे काफ़ी सस्ता होगा। एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि इस पूरे ऑटो सेक्टर को लेकर जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, भारत ड्यूटी घटा करके 10% करेगा यूरोपियन कारों के लिए, लेकिन यूरोप भारतीय कारों के लिए वहां पे 0% ड्यूटी कर देगा अलग अलग स्टेजेस में। तो एक ऑटो सेक्टर को चूंकि आप बारीकी से नजर डालते हैं, सिर्फ BMW तक बात मैं ना कहूं, तो भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए यूरोप कितना बड़ा बाजार है, कितना बड़ा पोटेंशियल है? वहां पे ड्यूटी जीरो होने के बाद यहाँ की कारें ज्यादा जा पाएंगी वहां पे? दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हालांकि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाकियों से बहुत अच्छी है, लेकिन इंडियन ओईएम के लिए दो बड़े चैलेंज हैं। एक पहला चैलेंज है कि क्या आप अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना सकते हैं कि जो यूरोपियन बायर है वो भारतीय ब्रांड को खरीदेगा। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरी चीज, इंडियन ओईएम्स को जो क्वालिटी लेवल है वो बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो कस्टमर है यूरोप का, उसको क्वालिटी जो फिट एंड फिनिश है, जो गैप्स हैं, उसको 100% परफेक्ट चाहिए। तो अगर इंडियन ओईएम ये दो चीजों का ध्यान रख सकते हैं और कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से भारत के पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की स्ट्रेंथ है, तो हम जो गाड़ी वहां पे मान लो 30,000 यूरोस की है, वो इंडियन प्लेयर उसको 20,000 यूरो में दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो कस्टमर ब्रांड को एक्सेप्ट करें और जो क्वालिटी लेवल्स है उसको एक्सेप्ट। बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कही कि भारत के लिए बाजार यूरोप में है, लेकिन अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, भरोसा जितना पड़ेगा कि भारत के जो सामान है उसमें उस लेवल की क्वालिटी, उस लेवल की टेक्नोलॉजी है। हरदीप सिंह जी को बाहर कहीं निकलना है, मुझे बताया गया है, तो मैं इनको जल्दी चाहूँगा कि फ्री कर दूँ, बाकी एंगेजमेंट इनके है। लेकिन इससे पहले ऑटो सेक्टर को लेकर कुछ कमेंट करना चाहेंगे अभिजीत दास साहब आप? लक्ष्मण, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। ऑटो सेक्टर में जो मेरी चिंता है वो ईवी को लेकर है। अभी डिटेल्स तो सामने नहीं आए हैं कि हम लोगों ने कितना कोटा दिया है ईवी के लिए और ये कोटा कब से लागू होगा, लेकिन यह जरूर है कि यदि ईवी पर केवल 10% का कस्टम्स ड्यूटी लगेगा, तब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं
उनके लिए काफी कठिनाइयां आएंगी इंडिया में ईवीज मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ऑटो सेक्टर में इस पे मैं एक चीज में बता दूं, जो हम लोगों को जानकारी दी गई उद्योग मंत्रालय की तरफ से, उसमें कहा गया है कि ईवी पे पहले साल से ड्यूटी कट नहीं होगा। ट्रेड डील लागू होने के 5वें साल से ड्यूटी कट यहाँ पे किया जाएगा। कोटा कितना तय किया जाएगा ये नहीं कहा गया, ये जरूर कहा गया कि हम जितना कोटा देंगे उसका 2.5 गुना कोटा ईयू हमें देगा। हरदीप सिंह जी, एक छोटा सा कमेंट, ये कितना बड़ा कंसर्न है कि ईयू बिल्कुल, ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है, ये कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपने जो सही फरमाया कि 5वें साल के बाद जो है ईवीज के ऊपर जो बेनिफिट आएगा, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट ने ये भी देखा है कि भारतीय प्लेयर्स ने काफी ईवीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, तो आई थिंक थोड़ी प्रोटेक्शन दी गई है उनको कि अब 6ठे साल से जो ईवीज के ऊपर बेनिफिट आएंगे, तो पहले 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं, और तब तक आई थिंक ईवी की मार्केट काफी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद अगर और प्लेयर्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और जो OEMs ने इन्वेस्ट करा है इसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न तब तक काफी उनको मिल जाएगा। तो 6ठे साल से अगर ये आता है तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आज के दिन। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस डील के हर पहलू को, हर चैप्टर को जब हमने देखा तो मुझे लगा कि इस डील को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि घरेलू हितों का पूरा ख्याल रखा जाए, और सिर्फ भारत के नहीं, यूरोप के भी। मतलब यहाँ पे कहीं किसी के बाजार पे हावी होने की कोशिश नहीं की गई। जहां पे संवेदनशील क्षेत्र है उसको छोड़ दिया गया। भारत ने कहा कि हम आपके संवेदनशील क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आप हमारे सेंसिटिव एरिया में नहीं आइए, और थोड़े भी कहीं भी विवाद की गुंजाइश यहाँ पे नहीं रखी गई है। यही इस डील की बड़ी खूबसूरती है।